नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। खबर दुनिया की यानी बीते हफ्ते भर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घटित सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। इक्वाडोर से जापान तक डोली धरती। जापान में 2 दिन में आए भूकंप के कई बड़े झटके। इक्वाडोर में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से हुई भारी तबाही। ब्राजील में राजनीतिक संकट गहराया। उच्चतम न्यायालय से करारे झटके के बाद राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ की किस्मत पर हो रहा है निचले सदन में फैसला। पोप फ्रांसिस ने यूरोप में जारी शरणार्थी संकट का समाधान निकालने के लिए दुनिया से और प्रयास करने की अपील की। कहा, शरणार्थी न छोड़े उम्मीद का दामन। बागियों के विरोध के बावजूद सूडान में बृहद दारफूर के लिए कराया गया जनमत संग्रह। संसाधनों को लेकर अफ्रीकी जनजातियों और अरब मूल के लोगों के बीच बरसों से जारी है संघर्ष। गौरवशाली इतिहास और शानदार संस्कृति संजोए पाकिस्तान के कलश समुदाय पर अस्तित्व का खतरा। समुदाय यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने की कर रहा है जद्दोजहद। सबसे पहले अमेरिका, जहां इक्वाडोर में भूकंप से भारी तबाही हुई है। इक्वाडोर में पश्चिमी समुद्री तट के नजदीक आए 7.8 तीव्रता वाले एक शक्तिशाली भूकंप में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 6 प्रांतों में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है और बचाव कार्य में नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया है। भूकंप से काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व में समुद्र तटीय शहर मुइज़ने के नजदीक बताया जा रहा है। राजकोषीय घाटे को छिपाने की कोशिश और देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने का आरोप झेल रही ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ मुश्किल में है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए कांग्रेस में मतदान टालने की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले महाभियोग समिति ने रूसेफ को करारा झटका देते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया। अब सबकी निगाहें संसद के निचले सदन में होने वाले आखिरी दौर के मतदान पर टिकी हैं, जिसमें यह तय होगा कि सीनेट में दिल्मा रूसेफ पर महाभियोग की कार्यवाही चलेगी या नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ का अंतिम प्रयास भी काम न आया। संसद से लेकर सड़क तक महाभियोग के बढ़ते दबाव से रूसेफ को उच्चतम न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। सरकार ने अदालत में दिल्मा के महाभियोग की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए निचले सदन में होने वाले मतदान पर रोक लगाने की मांग की थी। शीर्ष न्यायालय मामले पर बटा तो जरूर दिखा, लेकिन बहुमत रूसेफ के खिलाफ गया। इससे पहले महाभियोग समिति ने रूसेफ को करारा झटका देते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को 27 के मुकाबले 38 से पारित कर दिया। अब सबकी निगाहें संसद के निचले सदन में होने वाले आखिरी दौर के मतदान पर टिकी हैं, जहां बहस जारी है। मतदान से तय होगा कि दिल्मा रूसेफ पर महाभियोग की कार्रवाई चलेगी या नहीं। महाभियोग कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव के समर्थन में निचले सदन में 342 वोट पड़ने जरूरी हैं। बताया जाता है कि रूसेफ के सहयोगियों द्वारा साथ छोड़ने के बावजूद महाभियोग के पक्ष में अभी तक 292 सदस्यों का ही समर्थन हासिल हो सका है। 115 सदस्य इसके खिलाफ हैं और सारा दारोमदार उन 106 सदस्यों पर टिका हुआ है जो अभी तक अपना मन नहीं बना पाए हैं। निचले सदन में प्रस्ताव पास हुआ और उसे सीनेट की भी मंजूरी मिली तो राष्ट्रपति को 180 दिनों यानी 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और उपराष्ट्रपति माइकल टेमरान को बागडोर सौंप दी जाएगी। राष्ट्रपति रूसेफ पर आरोप है कि उन्होंने ब्राजील के राजकोषीय घाटे को छिपाने की कोशिश की है। साथ ही उन पर देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने का भी इल्जाम लग रहा है। हालांकि दिल्मा इन आरोपों का खंडन करती हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार के सामने आए मामलों ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ गोलबंद होने का मौका दे दिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के मामले पर ब्राजील का जनमत बटा हुआ है। गरीब और सामान्य वर्ग राष्ट्रपति के पक्ष में खड़ा है, जबकि अमीर तबका उनके विरोध में है, जिसके मद्देनजर टकराव बढ़ता जा रहा है। बहरहाल दिल्मा का भविष्य अब संसद के हाथों में है। अगर फैसला उनके खिलाफ होता है तो ब्राजील में पिछले 14 सालों से जारी वामपंथी शासन का अंत हो जाएगा।
वेनेजुएला में बिजली के भारी संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने मई से नई समय सारणी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जून तक हर शुक्रवार को सरकारी दफ्तर बंद रखने को कहा है। साथ ही उन्होंने महिलाओं से हेयर ड्रायर को सिर्फ खास मौकों पर प्रयोग करने की अपील की है। दुनिया को हिलाकर रख देने वाले पनामा पेपर घोटाला मामले ने अब स्पेन के उद्योग मंत्री जोश मैनुअल सोरिया की बलि ले ली है। उन्हें खनन से जुड़ी कंपनियों से रिश्तों के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इस बीच पनामा पेपर लीक मामले में कानूनी कंपनी मोज़ेक फोसेंका पर पनामा की पुलिस ने छापा मारा है। और अब बात दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सबसे महत्वपूर्ण पद के चुनावों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद के लिए चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मौजूदा महासचिव बान की मून का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है और इस पद के लिए 4 महिलाओं समेत 9 उम्मीदवार दौड़ में हैं। इस बार के चुनाव कई मायनों में खास होने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर हमेशा ही चर्चा होती रही है, कभी इसकी विफलता तो कभी इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता को लेकर। बावजूद इसके संयुक्त राष्ट्र संघ को शायद ही कोई नजरअंदाज कर सके। यहाँ सबके अलग अलग खेमे हैं, अपनी अपनी राजनीति के साथ नफा नुकसान भी हैं और इन्हीं विसंगतियों के बीच सभी को साथ लेकर चलने की कवायद भी। यही वजह है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल के चुनाव पर सबकी निगाहें होती हैं और इस बार तो चुनाव ही अलग अंदाज में हो रहा है, लिहाजा लोगों की दिलचस्पी ज्यादा दिख रही है। 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब महासचिव पद के उम्मीदवार बहस और सार्वजनिक चर्चा में हिस्सा लेंगे और उनसे सदस्य देश सवाल जवाब भी करेंगे। पहली बार वो वैश्विक मुद्दों पर अपना नजरिया रख रहे हैं। आम लोग भी सोशल मीडिया पर अपने सवाल पूछ सकेंगे। मौजूदा महासचिव बान की मून का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और इस पद के लिए 9 प्रत्याशी रेस में हैं। इनमें क्रोएशिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा और न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाली 4 महिलाएं भी हैं। मांग है कि पहली बार किसी महिला को महासचिव चुना जाए और वो भी पूर्वी यूरोप से, जिसे अब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस चुनाव में सबसे खास बात है कि इस बार सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के कैद से इसे आजाद कराने पर जोर है। सदस्य देशों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस बार की चुनाव प्रक्रिया किसी भी लोकतंत्र में होने वाले चुनाव की तरह होगी। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो ये निश्चय ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि अब तक सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश पर्दे के पीछे महासचिव का नाम तय कर लिया करते थे। हालांकि अब भी इन बातों पर संशय है, क्योंकि नियमों के मुताबिक महासचिव पद पर नियुक्ति के लिए 5 महाशक्तियों की स्वीकृति जरूरी है। बड़ा सवाल है कि बिना नियमों को बदले इन 5 महाशक्तियों को दरकिनार कैसे किया जाएगा। यानी इस बार के चुनावों में परीक्षा न सिर्फ उम्मीदवारों की काबिलियत की होगी, बल्कि पारदर्शिता के संयुक्त राष्ट्र के दावे भी दांव पर होंगे। दुनिया भर में यूएन प्रमुख के चुनावों को लेकर गहमागहमी है, तो वहीं जापान के लोगों में रह रहकर आ रहे भूकंप के झटकों से बेचैनी है। जापान के क्यूशु में शनिवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 रही। जापान में बीते 3 दिनों में यह तीसरा बड़ा झटका है। शुक्रवार रात भी यहां 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। अब तक 32 लोगों की मौत की खबर है, 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जापान में बीते 24 घंटे में 2 बड़े और 19 छोटे झटके आ चुके हैं। 7 दिन में 47 छोटे बड़े झटके महसूस हुए हैं। उत्तर कोरिया द्वारा शुक्रवार को सुबह पूर्वी तट पर किया गया मिसाइल परीक्षण विफल हो गया। यह परीक्षण देश के संस्थापक नेता किम इल संग के जन्मदिन पर किया गया। हालांकि दक्षिण कोरिया ने कहा कि यह पता नहीं चल पाया है कि यह परीक्षण कितनी दूरी का था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। दक्षिण कोरिया के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे की पार्टी सेन्यूरी को करारा झटका लगा है। सेन्यूरी को 300 सदस्यीय संसद में सिर्फ 122 सीटें ही हासिल हुई हैं। मुख्य विपक्षी दल मिंजू को 123 और पीपल्स पार्टी को 38 सीटें मिली हैं। दक्षिण कोरिया में एक मजबूत राष्ट्रपति व्यवस्था है, जहां कोई सिर्फ एक बार ही इस पद पर रह सकता है। सत्ताधारी पार्टी की हार का मतलब अगले साल दिसंबर में होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार की जीतने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं। रेगिस्तानी देशों सऊदी अरब और यमन में तेज तूफान के चलते आई बाढ़ से पिछले एक हफ्ते में 42 लोगों की मौत हो गई।
यमन में 24 जबकि सऊदी अरब में 18 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इसमें कई लोगों की भूस्खलन के कारण मौत हो गई। राजधानी रियाद, मक्का और कई दक्षिण पर्वतीय इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं। बुधवार को रियाद और आसपास के स्कूल बंद रहे। सीरिया संकट का हल निकालने की कवायद जारी है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में दूसरे दौर की जिनेवा वार्ता शुरू की गई, जिसमें दोनों पक्ष हिस्सा ले रहे हैं। सीरिया ने पिछली वार्ता की रूपरेखा में बदलाव की पेशकश की, जबकि विपक्ष असद सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। इस बीच 1.5 महीने शांति रहने के बाद एलेप्पो में भारी बमबारी देखी गई। जिनेवा में पिछले 5 साल से गृह युद्ध की आग में धधक रहे सीरिया संकट के हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में बैठक शुरू हो चुकी थी। विपक्ष के नुमाइंदे स्टेफन दे मुस्तरा से मुलाकात कर चुके थे। इंतजार था तो सीरियाई वार्ताकारों का। 2 दिन बाद वो भी पहुंचे, लेकिन पीछे छोड़ आए एलेप्पो में हमलों की नई दास्तां। पिछले करीब 1.5 महीने से शांत चल रहे सीरिया में एक बार फिर लड़ाई भड़क उठी। असद की सेना ने एलेप्पो में विद्रोहियों पर हमला बोल 100 से ज्यादा बागियों को मार गिराया। इस संघर्ष की शुरुआत अल-कायदा से संबंध नुसरा फ्रंट द्वारा सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में किए गए हमले के बाद हुई। सीरिया सरकार ने इन हमलों को संघर्ष विराम का उल्लंघन करार दिया। नुसरा फ्रंट को अमेरिका रूस की मध्यस्थता में हुए समझौते से अलग रखा गया था, लेकिन ये कुछ अन्य विद्रोही समूहों के साथ है जिन्होंने समझौते को माना है। बहरहाल मुख्य सीरियाई वार्ताकार बशर जाफर ने मिस्तुरा को पिछले शांति वार्ता के दौरान तैयार किए गए रूपरेखा में बदलाव का सुझाव पेश किया है। ये रूपरेखा सत्ता परिवर्तन समेत 12 बिंदुओं पर आधारित है। हालांकि सीरिया पहले ही सत्ता परिवर्तन की किसी भी बात से इनकार कर चुका है। सीरिया अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है। इस बीच विपक्षी दलों ने अलेप्पो में ताज़ा हमलों को आधार बनाकर एक बार फिर राष्ट्रपति असद को घेरने की कोशिश की है। विपक्ष का आरोप है कि असद वार्ता को लेकर गंभीर ही नहीं है। इधर असद ने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में चुनाव कराकर नई संसद चुन ली है। हालांकि अमेरिका ने इस चुनाव को खारिज कर दिया है। बहरहाल असद पर सीरिया के कड़े तेवर, आधे अधूरे चुनाव और एलेप्पो में ताज़ा बमबारी से लगता नहीं है कि जिनेवा वार्ता के नतीजे जल्द निकल पाएंगे। इधर सीरिया संकट का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पोप फ्रांसिस ने युद्ध के कारण उपजे शरणार्थी संकट का समाधान निकालने पर जोर दिया है। पोप फ्रांसिस ने यूरोप में जारी प्रवासी संकट का समाधान निकालने के लिए दुनिया से और प्रयास करने की अपील की है। ग्रीस के लेस्बोस में एक प्रवासी गृह की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रवासियों से मुलाकात कर कहा कि आप उम्मीद न छोड़ें। पिछले महीने प्रवासियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच हुए समझौते के बाद हजारों की संख्या में लोग लेस्बोस में फंसे हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि अमेरिकी जंगी जहाज के ऊपर से गुजरने वाले रूसी विमान को मार गिराना उनके अधिकार क्षेत्र में था। सोमवार को बाल्टिक समुद्र में नौसेना अभ्यास के दौरान 2 रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी जंगी जहाजों के काफी करीब से गुजरने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। जहाँ छलका था अमृत का घट, जहाँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा तट, जहाँ साधु ने दूभर दुर्लभ, जहाँ पूज्य संत करते हैं तप। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला, कुंभ महापर्व सिंहस्थ 22 अप्रैल से 21 मई 2016, उज्जैन, मध्य प्रदेश। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है,
सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। 14 अप्रैल अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। पहली बार राजपथ पर अंबेडकर जी के जीवन परिचय से संबंधित एक झांकी निकाली गई थी। डाक टिकट जारी किए, 10 रुपए और 125 रुपए का सिक्का जारी किया। भारत सरकार ने 15 जनपद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया। 26 अलीपुर रोड अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण स्थल है, वहाँ 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लिया। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि, इन 5 तीर्थों को सुरक्षित रखने और भव्यता प्रदान करने का निर्णय किया है। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अंबेडकर जी की जयंती समरसता दिवस के रूप में हमेशा मनाने का निर्णय लिया है। और एक बार फिर आपका स्वागत है खबर दुनिया की में, और बात करेंगे अफ्रीकी देशों की। सूडान में विद्रोहियों के बहिष्कार के बावजूद वृहद दारफुर के मुद्दे पर हुए जनमत संग्रह में 3 दिनों तक वोट डाले गए। दरअसल 5 राज्यों में फैला दारफुर जनवरी से ही हिंसा की चपेट में है। यहां विभिन्न अफ्रीकी जनजातियां बड़ी संख्या में आबाद हैं, लेकिन संसाधनों पर अरबी नस्ल के लोगों का कब्जा है और यही यहां के संघर्ष की प्रमुख वजह है। बागियों के बहिष्कार के बीच वृहद दारफुर के लिए जनमत संग्रह के लिए 3 दिनों तक वोट डाले गए। मौजूदा माहौल में कराए गए जनमत संग्रह को लेकर विद्रोही तैयार नहीं थे, जब दारफुर जनवरी से हिंसा की ताजा आग में झुलस रहा है। 5 राज्यों में फैले दारफुर में विभिन्न जनजातियां बड़ी संख्या में हैं। 1994 में इसे 3 हिस्सों उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांट दिया गया। 2012 में 2 और राज्य केंद्रीय और पूर्वी दारफुर का गठन कर दिया गया। अविकसित और राजनीतिक तौर पर हाशिए पर खड़ा दारफुर में पिछले कई दशकों से बारिश कम हो रही है। लोगों को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 1980 में अरब श्रेष्ठता अभियान ने जोर पकड़ा तो अफ्रीकी जनजातियों को लगा बशीर अल उमर सरकार अरबों को प्राथमिकता दे रही है। अनदेखी की चिंगारी सुलगती रही और बागी एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे। 2003 में विद्रोह का रूप ले लिया और बागियों का उत्तर दारफुर के राजधानी फशर पर कब्जा हो गया। फर, गजावा और मसालित जाति के घरों को वीरान कर दिया गया। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर भाग गए। जंजवीद द्वारा गैर अरबों की बड़े पैमाने पर सुनियोजित हत्या की बात सामने आई। माना जा रहा है कि इस जंग में 3 लाख लोग मारे गए। 2009 में बशीर को युद्ध अपराध के लिए वारंट जारी किया गया, लेकिन वो हासिल नहीं हुए। 2011 में दोहा में कुछ विद्रोहियों के साथ समझौता हुआ, जिसमें दारफुर के विकास,
धन और सत्ता साझा करने की बात कही गई थी। हालांकि अब भी अब्दुल वहीद अल नूर और मिनी मिनावी की सूडान लिबरेशन आर्मी के धड़े और इब्राहिम की जेम पार्टी सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। बहरहाल ये सिर्फ विद्रोहियों और सरकार के बीच लड़ाई नहीं है, अरबों के कई समूह भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उधर पश्चिमी देश जहां बशीर से खुश नहीं हैं, तो वहीं रूस और चीन उनके हमदर्द हैं। विश्व शक्तियों के बीच उलझे इस देश के ताज़ा हालात से लगता नहीं है कि जनमत संग्रह के नतीजे दारफुर में शांति लौटा सकेंगे। और हकीकत की दुनिया से अब चलते हैं रुपहले पर्दे की ओर। What are you doing so deep in the jungle? टिकट खिड़की पर द जंगल बुक के कमाल के बाद निर्माता कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने इसके सीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका निर्देशन भी जॉन फेवरो ही करेंगे। द जंगल बुक लेखक रुडयार्ड किपलिंग की कहानी पर आधारित है। What's that? That's a song about the good life. To be as this boy. If anything happens to that kid, I'll never forget. ये एक लड़के मोगली की कहानी है जो किसी कारणवश जंगल पहुंच जाता है। मोगली भेड़ियों के बीच पलता है और जंगल में कई जानवर उसके दोस्त बन जाते हैं। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म अवतार की एक के बाद एक 4 सीक्वल फिल्में आएंगी। पहले 3 सीक्वल बनाने की योजना थी। अवतार 2 2018 के क्रिसमस सीजन पर रिलीज होगी। इसके बाद अगले सीक्वल को 2020, 2022 और फिर 2023 में रिलीज करने की योजना है। 15वां ट्रिबिका फिल्म फेस्टिवल का आगाज न्यूयॉर्क में हो गया। डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट मंडे इन मई से फेस्टिवल की ओपनिंग हुई। ट्रिबिका फिल्म फेस्टिवल के सह संस्थापक ऑस्कर विजेता रॉबर्ट डी नीरो हैं। हर साल आयोजित होने वाले समारोह में हुई आमदनी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कला कॉस्ट्यूम संस्थान को दी जाती है। और अब दिखाते हैं पाकिस्तान के कलश समुदाय की अनोखी खबर। कई मायनों में बिल्कुल अलग सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज वाला कलश समुदाय पाकिस्तान का सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है। अफसोस की बात है कि बेहद आकर्षक रूप रंग वाले कलश समुदाय के लोगों की संख्या महज 3000 रह गई है और ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी पूरे चित्राल इलाके में हुकूमत थी, लेकिन अब पूरी आबादी ही महज 3000 है। खस्ता हाल वक्त के थपेड़े खाता, सभ्यताओं की जंग के बीच अपने वजूद की जंग लड़ता पाकिस्तान का कैलाश समुदाय। उत्तरी पाकिस्तान के चित्राल इलाके में सदियों से आबाद है देश की सबसे छोटी मजहबी अक़लियत। सभ्यता बिल्कुल जुदा, बिल्कुल निराली। नृत्य, संगीत या फिर पूजा पद्धति सब अलग पहचान लिए हुए हैं। इनका शुमार आज़ाद ख्याल लोगों में होता है। वो अपनी शराब खुद तैयार करते हैं। गोरे रंग और नीली आंखों वाले इस समुदाय को कोई सिकंदर की खोई हुई फौज का वंशज बताता है, तो कोई मंगोलियों की औलाद। समाज में महिलाओं का अलग मुकाम है। नृत्य के जरिए शादी की सहमति बनती है। घर से भाग जाने के बाद शादीशुदा जोड़े को दुल्हन के माता पिता के घर आना पड़ता है, तभी कैलाश समुदाय में दोबारा मान्यता मिल पाती है। महिला को अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति के साथ शादी करने की इजाजत होती है, लेकिन इसके लिए नए पति को महिला द्वारा तय की गई रकम को अदा करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। हर गांव में एक ऐसा घर होता है जहां मासिक धर्म वाली महिलाओं को रुकना होता है। इस परंपरा को बशाली कहा जाता है। इस घर में महिलाएं किताब पढ़कर या सिलाई बुनाई करके अपना समय बिताती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैलाशी किसी के निधन पर अफसोस करने के बजाय खुशी मनाते हैं। इस दौरान
3 दिन तक नृत्य और संगीत की महफिलें सजती हैं। मान्यता है कि मरने वाले ने अपना सफर पूरा कर लिया है। गौरवशाली इतिहास और शानदार संस्कृति के बावजूद ये समुदाय लगातार सिकुड़ता जा रहा है। मासूम ज़हन बच्चों के लिए स्कूलों में अपनी संस्कृति जानने का कोई साधन नहीं है। लिहाजा युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति में दिलचस्पी लेने के बजाय इस्लाम धर्म की ओर रुख कर रही है। बहरहाल एक तबका कैलाश सभ्यता को यूनेस्को की धरोहर में शामिल कराने के लिए सरगर्म है, लेकिन आरोप है कि सरकार दम तोड़ती इस सभ्यता को बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। और अब आइए आपको मिलवाते हैं अफगानिस्तान की एक ऐसी बच्ची से जो मुल्क में शिक्षा और सकारात्मक बदलाव की अलख जगा रही है। जारी नाम की इस महज 6 साल की लड़की ने तालीम के महत्व को खुद तो समझा ही है, वो दूसरों को भी इसका महत्व बखूबी समझा रही हैं। टीवी शो के जरिए अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने वाली जारी अफगानिस्तान के घर घर में मशहूर हो रही हैं। Welcome to the street. Thank you, Elmo. Today I'm so excited to be here. वो महज 6 साल की है। नसीहतें ऐसी ऐसी कि देखने वाले दंग रह जाएं। वो अफगान बेटियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती है। अभिभावकों से बच्चों का भविष्य संवारने का अपील करती है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यायाम का महत्व समझाती है। कहती है लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। और सच्चाई भी यही है कि अफगानी समाज में महिलाएं कभी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिंदगी की हर दौड़ में साथ दौड़ती थीं। लेकिन 1990 के दशक में तालिबान का प्रभाव बढ़ा तो महिलाओं का दायरा भी सिमटने लगा। पहले वो बुर्कों में सिमटी, फिर तालीम से लेकर उसके दूसरे जरूरी हक छीन लिए गए। हालात इस कदर खराब हुए कि समाज को जागरूक करने के लिए कठपुतली का सहारा लेना पड़ा है। टीवी के सेसमी ट्रीट कार्यक्रम में कठपुतली का किरदार निभाने वाली लड़की का नाम जारी रखा गया है। जारी का अफगानी में अर्थ है टिमटिमाना। यह अफगानिस्तान की दारी व पास्ती भाषा से बना हुआ है। ये नाम अफगानी टीवी शो बागीचे सिमसिन से पहली बार चर्चित हुआ। जारी रंग बिरंगी स्कूल ड्रेस के साथ सिर के ऊपर स्कार्फ पहने हुए दिखती है। जारी उस समाज में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करती है जहां 85% महिलाओं के लिए शिक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है और उनका शिक्षा दर दुनिया में सबसे कम महज 24% है। एक अंक में जारी जांच के लिए एक महिला डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, क्योंकि वो भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। यानी जारी लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करने का हर प्रयास कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जारी की चर्चा हर जुबान पर है। लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं। जारी में समाज की दिलचस्पी बताती है कि वो लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ रही है। ये अलग बात है कि महिलाओं को उसका पुराना मुकाम लौटाने में समाज खुद को कितना तैयार कर पाता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जारी बदलाव के बीज तो बो ही दिया है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं म्यांमा के सालाना पानी उत्सव के साथ, जहां लोग एक दूसरे पर पानी के बौछारें छोड़कर जश्न मनाते हैं। तो आप लीजिए इन झलकियों का मजा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।